दोस्तों, मैं सदैव सिंह। आज दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक है उस पर आधारित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो आइए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो तरंग प्रकाश की यूनिट है या चैप्टर है, इसमें टोटल 3 टॉपिक आते हैं। पहला क्या आता है? हाइगेंस तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इस पर आधारित हम लोग क्या कर देखेंगे, सवाल देखेंगे। इसमें दूसरा टॉपिक जो होता है वो है व्यतिकरण, जिसे हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं, व्यतिकरण। और जो तीसरा टॉपिक है वो है विवर्तन। और जो इस चैप्टर में चौथा टॉपिक पड़ता है वो है ध्रुवण, जिसे पोलराइजेशन बोलते हैं। लेकिन जो ध्रुवण चैप्टर है वो क्या कर दिया गया है, जो 30% आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें इस चैप्टर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसलिए जो हम लोगों का जो पोर्शन है वो केवल और केवल हाइगेंस तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण और विवर्तन को भी हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। अर्थात इसी पे आधारित हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल को हम लोग डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में क्या हो, हम लोगों के लिए आसान हो। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है या गमन करता है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। जैसे हमने कह दिया कि ये वायु है, एक मीडियम, और दूसरा मीडियम क्या है, जल है। ये दोनों को अलग करने वाली क्या है, सतह। अगर ये प्रकाश किरण आया है तो इस किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और यहाँ पर आया है तो अभिलंब। और ये जब इसमें जाएगा तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। अगर ये प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश की अपनी क्या होती है, चाल होती है। मान लीजिए इस प्रकाश की चाल कितना है, v1 है, इसमें कितना है, v2। आप जानते हो जब प्रकाश तरंग रूप में चलता है तो क्या होता है कि उसमें प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर होता है आवृत्ति, आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है, आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य। अगर देखा जाए तो प्रकाश की चाल को हम लोग सी से लिखते हैं, सी बराबर आवृत्ति को न्यू से और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से, सी बराबर न्यू लैम्डा। अगर यही प्रकाश आपको किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, निर्वात या वायु के अलावा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बी बराबर न्यू लैम्डा। बी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। एक चीज याद रखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां पर उसका वेग, जो चाल है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आवृत्ति कभी बदलती नहीं है। माध्यम के बदलने से, कोई भी प्रकाशित माध्यम के बदलने से आवृत्ति कभी भी बदलती नहीं। आवृत्ति क्या होती है, नो चेंज होती, बदलती नहीं। और तीसरा नंबर क्या बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है तो 3 घटनाएं होती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, और तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर प्रकाश की चाल वायु में कितना है, v1 है, ये मान लीजिए माध्यम क्या है, वायु है। यहाँ पर प्रकाश की चाल कितना है, v1 है, और ये दूसरा माध्यम क्या है, जल है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, v2। जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, v2। अब प्रकाश का जो आवृत्ति है वो कितना न्यू है, तो इसमें भी क्या होगा, न्यू, क्योंकि आवृत्ति कभी बदलती नहीं है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कभी बदलती नहीं है। केवल और केवल क्या होता है, आपका प्रकाश का चाल बदलता है और उसका तरंग दैर्घ्य। तो पहला माध्यम है वायु, तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होगा वो कितना होगा, लैम्डा 1, और इसका कितना होगा, लैम्डा। समझ में आ गया। अब अगर देखा जाए इन पर रिलेशन क्या बनता है दोस्तों, रिलेशन जो बनेगा, आप लोग जानते हो
कि v बराबर न्यू लैम्डा, अगर यही v1 ले ले तो न्यू लैम्डा 1, और ऐसे अगर क्या ले ले v2 ले ले तो न्यू लैम्डा। यही से अगर हम देखें v1 अपान v2 तो न्यू लैम्डा 1 अपान न्यू लैम्डा 2, न्यू से न्यू कट गया, लैम्डा 1 अपान क्या बचेगा लैम्डा, क्या बचेगा लैम्डा 1 अपान लैम्डा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अब इसी चीज को आगे देखते हैं कि अगर यही प्रकाश आपका इन दोनों में जो रिलेशन बना है, इन दोनों में जो रिलेशन बना है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, इन दोनों में जो रिलेशन बना है अगर देखा जाए तो v1 अपान v2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा, ये फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसी चीज को देखूं तो आप लोगों ने पढ़ा है इसमें अपवर्तन में आपने पढ़ा है कि 1n2 बराबर v1 अपान v2, 1n2 बराबर क्या होता है v1 अपान v2, यही v1 का और v2 मान क्या है लैम्डा 1 अपान क्या हो गया लैम्डा, ओवरऑल हमारा क्या फार्मूला बन गया। ठीक है ना। हम लोग पहला चीज क्या याद रखेंगे, प्रकाश की चाल क्या होती है, माध्यम बदलने बदल जाती है, आवृत्ति कभी बदलती नहीं है, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो यहाँ क्या होता है। देखिए अब यहाँ से अगर देखें तो n क्या है, अपवर्तनांक किसका होगा, मीडियम का होगा। तो अगर हमने यहाँ कह दिया n क्या है 1n2 बराबर v1 अपान v2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। अगर यहाँ से देखें दोस्तों तो हम लिख सकते हैं n बराबर v1 अपान v2 लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। प्रथम माध्यम अगर एयर हो तो हम ए लिख सकते हैं, और दूसरा कोई दूसरा मीडियम हो तो हम मीडियम लिख सकते हैं, और y के सापेक्ष ये ए एन एम ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब जरूरी नहीं कि आप ए लिखो, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, आप ए नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो एन एम बराबर बी ए अपान बी एम और लैम्डा ए अपान लैम्डा। अगर यहीं से इन तीनों का निष्कर्ष निकाले तो क्या बनता है, बनेगा एन एम बराबर बी ए अपान बी एम। किसी मीडियम में प्रकाश की चाल कितना होगा बी एम, अगर यही बी एम बराबर है बी एम बराबर तो क्या हो जाएगा बी ए अपान एन एम। मतलब वायु में प्रकाश की चाल में अगर हम अपवर्तनांक से भाग दे देते हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक से तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात हो जाए। ऐसे दोस्तों अगर हम इनका रिलेशन लेते हैं, इसका एन एम बराबर लैम्डा ए अपान लैम्डा एम, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से लैम्डा एम बराबर हो जाएगा लैम्डा ए अपान एन, बनेगा कि नहीं। तो आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है ना दोस्तों। आइए अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों के पास है और उसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने ये न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है और इसमें लिखा है निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। निर्वात या वायु एक ही चीज लगभग होता है, ठीक है, और जो कि दोनों में प्रकाश की चालें क्या होती है सेम होती है, अलग अलग नहीं होती। तो यहाँ पर कहा निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना है 6360 एंगस्ट्रॉम। निर्वात में सोडियम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना है 6360 एंगस्ट्रॉम है। जल में तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो निर्वात में अगर कहा तरंगदैर्घ्य को किससे लिखते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा ए बराबर कितना है 6360 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो कह रहा है जल में तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए लैम्डा डब्ल्यू, क्योंकि लैम्डा एम होता है, एम क्या है मीडियम, तो यहाँ मीडियम के तौर पे दोस्तों क्या है जल है, तो हम यहाँ क्या लेंगे मीडियम वाटर लेंगे, वाटर को डब्ल्यू लिखेंगे लैम्डा डब्ल्यू कितना हो जाएगा ज्ञात करना। और यहाँ कहा जो जल का अपवर्तनांक है एन डब्ल्यू बराबर कितना है 4/3, ये कितना 4/3 का जल का अपवर्तनांक। अब यहाँ से अभी देखा हमने लैम्डा डब्ल्यू बराबर क्या देखा लैम्डा ए अपान एन, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लैम्डा ए का मान कितना है 6360 और इसका मान कितना है 4/, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 6360 गुणते कितना 3/, कितना 4। अगर आप इसी का भाग करके आप क्या करो पूरा करो, हम तो यहाँ पे कर लिए हैं ताकि टाइम लॉस ना हो, आप इतना कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा 4770 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसका मतलब कि लैम्डा डब्ल्यू का जो मान होगा हमें मिलेगा दोस्तों 4770 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, 4770 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। दूसरे सवाल में कहा है, मैं मिटा रहा हूँ, दूसरे सवाल में कहा है कि 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण, 600 तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण निर्वात से 1.33 अपवर्तनांक के माध्यम प्रवेश करती है। तो लैम्डा ए प्रकाश निर्वात में ये चल रहा है, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना है 600 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है कि कहाँ चल रहा है 1.33 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। जो माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम कौन सा है ये नहीं बोला है, तो हम एन एम लिख सकते हैं मीडियम, और यहाँ पे ये कितना है 1.33। कह रहा माध्यम प्रकाश की चाल कितना होगी, माध्यम प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। अब देखिए माध्यम प्रकाश की चाल मतलब यहाँ पर ई एम का मान ज्ञात करना है और माध्यम में तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, लैम्डा एम का मान। आप जानते हो लैम्डा ए का मान इतना है, तो यहाँ से बी ए का मान कितना होगा, बी ए का मान 3×10⁸ मीटर/सेकंड होगा, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल तो इतना ही होता है। ठीक है ना। अब जो हम लोगों का रिलेशन बन रहा है बी एम बराबर बी ए अपान एम एम होगा। बी ए का मान 3×10 कितना 8, और ये इसका मान 1.33। अगर आप काटेंगे तो लगभग 2.25 आएगा, 10⁸ मीटर/सेकंड। इसका मतलब किसी माध्यम में जो उसका वेग होगा वो इतना हमें प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, तो लैम्डा एन की बात, तो लैम्डा ए अपान क्या होता है एन एम होता है, और लैम्डा ए का मान कितना है 6000, और इसका मान कितना है 1.3। अगर आप इसी को काटते हैं तो लगभग मान आएगा 4511.8 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं इसका आगे का। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल। आइए दोस्तों हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये एनसीईआरटी का दोस्तों न्यूमेरिकल है, और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल होता है वो तो बहुत दमदार ही होता है। अच्छा सवाल है, अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन सवाल एनसीईआरटी का है। इसमें कहा है 598 नैनोमीटर का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। ये 589 नैनोमीटर का ये क्या है एक वर्णीय प्रकाश का क्या है तरंगदैर्घ्य। मान लीजिए ये क्या है वायु है और ये क्या है जल। ये प्रकाश जब वायु से आता है इस पर, तो उस टाइम इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा ए, वायु में इसका तरंगदैर्घ्य 589 नैनोमीटर होता है। और दोस्तों आप जानते हो कि जब नैनोमीटर को हम लोग चेंज करते हैं कितना 589 उड़ते 10 घात कितना -9 मीटर, क्योंकि आप जानते हो 1 नैनोमीटर में 10 घात कितना होता है -9 मीटर। और वायु में जो प्रकाश की चाल होता है बी ए बराबर, अगर देखा जाए बी ए बराबर दोस्तों कितना होता है, बी ए बराबर होता है 3×10⁸ मीटर/सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल इतना होता है। अब यहाँ पे जब पढ़ता है दोस्तों तो कह रहा है कि सतह पर आपतित होता है, इस सतह पर आकर क्या होता है पड़ता है, जो दोनों को अलग करने वाली सतह है।
जब प्रकाश किसी सतह पर आकर दोस्तों पड़ता है ना, तो ये प्रकाश क्या करेगा, कुछ प्रकाश इस मीडियम में चला जाएगा और कुछ प्रकाश क्या करेगा, यहाँ से ऐसे ही परावर्तित हो जाएगा। हमेशा होता है, लेकिन ज्यादातर मात्रा में कहाँ होता है, इस मीडियम में आता है। तो अब ये देखिए, जब ये प्रकाश आया इस सतह में पड़ा, तो यहाँ से टकरा कर क्या हो गया, वापस हो गया। इसका मतलब कि ये जो परावर्तन की घटना हुई इस प्रकाश में, वो तो वायु वाले ही मीडियम में हुआ ना। तो जरा देखिए, अगर वायु वाले मीडियम में हुआ, तो यहाँ पर कहा है कि सतह पर आपतित प्रकाश होता है तो परावर्तित व दूसरा अपवर्तित प्रकाश का क्या ज्ञात करना है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल। पहले परावर्तित वाले ज्ञात करना है, फिर अपवर्तित वाले। अगर परावर्तित वाले का हमें क्या ज्ञात करना है, तरंगदैर्घ्य, तो भैया तरंगदैर्घ्य परावर्तित वाले का क्या होगा, वही होगा ए नंबर, परावर्तित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, वो उसी माध्यम में है, माध्यम बदलना नहीं। और हमने आपको बताया था कि तरंगदैर्घ्य तभी बदलता है जब मीडियम चेंज होता है। तो यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो कितना होगा, लैम्डा ए बराबर 589 नैनो। ठीक है ना। दूसरा नंबर का है, इसका चाल क्या होगा, वाई में ही है, इसलिए इसका जो चाल होगा, वो चाल कितना होगा, बी ए बराबर 3 × 10 कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है ना। दूसरा नंबर कहा है कि आवृत्ति क्या होगा। देखिए दोस्तों, आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं v बराबर वेग बराबर न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, बी ए, क्योंकि वाई में हम ज्ञात कर रहे हैं और आवृत्ति हमें ज्ञात करना है, और लैम्डा ए। जरा यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे ले 3 × कितना 10⁸ वाई में 4, और ये हमें ज्ञात ही करना है, और ये 589 × 10 कितना -9। अगर इनको इधर भेजे तो देखिए न्यू बराबर आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 589 × 10 कितना -9। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से न्यू बराबर निकालूं, अगर इनका आपस में गुणा करता हूँ और निकालता हूँ, जो आवृत्ति आएगी वो लगभग 5.09 × 10 कितना 14 हर्ट्ज है। थोड़ा आप इसे भाग दे लीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर से देख कर लिया है ताकि यहाँ पे मैं टाइम को बचा सकूं। ये क्या हो गया, आवृत्ति। अब ये बताइए आवृत्ति क्या हो गई, यहाँ पर आवृत्ति वाई में आवृत्ति क्या हो गई, 5.09 × 10 कितना 14। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तब की बात जब प्रकाश यहाँ से आया और परावर्तित होकर चला गया। अब हम तब की बात करेंगे जब प्रकाश का क्या हुआ, दूसरे माध्यम में अपवर्तन। कौन वाले माध्यम में, जल वाले माध्यम में क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, अगर जल वाले माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ लिखेंगे बी नंबर, अपवर्तित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, अपवर्तित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो लैम्डा मीडियम, और यहाँ से देखो फार्मूला क्या होता है, लैम्डा मीडियम अपान लैम्डा ए अपान एन एम। यहाँ मीडियम के तौर पर कौन है, जल है, तो लैम्डा डब्लू जल में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बराबर लैम्डा ए अपान एन डब्लू। लैम्डा ए का मान कितना है 589, और इसका मान कितना है 1.3। अगर दोस्तों भाग करते हैं तो यही चीज आपका लगभग आ जाएगा 442.8 नैनो। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, 442.8 नैनोमीटर आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
आइए देखते हैं आगे। दूसरा नंबर इस सवाल में क्या कहा है, ये तो तरंग दैर्ध्य पता चल गया। अब हमें क्या करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति। हमने आपको बताया दोस्तों कि जब ये प्रकाश इसमें से इसमें आया, बाद में इसकी जो आवृत्ति थी वो कितना था, 5.09 बोलते 10 घात कितना 14 हर्ट्ज था। तो हमने आपको बताया था कि माध्यम के बदलने पर आवृत्ति कभी बदलती नहीं है। तो अगर वायु से जल में आएगा जो प्रकाश, तो उसकी क्या आवृत्ति बदलेगी, नहीं। जो वायु में रहेगा वही किसमें होगा, जल में होगा। तो यहाँ से जो आवृत्ति हो जाएगा न्यू बराबर वो कितना हो जाएगा, 5.09 गुणते 10 घात कितना 14। अब यहाँ पे क्या तीसरा हमें ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। क्या करना है, चाल ज्ञात करना है, किसमें, जल में। तो अगर यहाँ चाल ज्ञात करना है तो बी एम बराबर ई ए अपान एन एम, और यहाँ मीडियम क्या है, जल है, इसलिए बी डब्ल्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा एन डब्ल्यू। ई ए का मान 3 गुणते 10 घात कितना है 8 है, वायु प्रकाश की चाल कितना 3 गुणते 8, और यहाँ पर कितना है अपूर्णांक 1 दशमलव कितना है 3 और हमने काटा 2.25 गुणते 10 घात 8, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। ठीक है ना। तो आइए अब आगे इस सवाल देखते हैं। ये तो एनसीईआरटी का बेहतरीन सवाल था, और भी सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का एक और, ये भी बहुत अच्छा सवाल। हालांकि ये सवाल जब भी आएगा तो वो थ्योरी में लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या कहा है। सवाल में कहा है कि निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या होगी। पहला कंडीशन क्या दिया है, किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश, मतलब अगर कोई प्रकाश किसी बिंदु से क्या होती है, निकलती है, आपतित होती है, तो उसका जो तरंगाग्र होगा, वेवफ्रंट होगा, वो कैसा होगा। दूसरा कंडीशन इन्होंने रखा है, दूसरा कंडीशन इन्होंने रखा है, मैं बता रहा हूं, उत्तल लेंस से निर्गत प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर स्रोत रखा या रखा। तीसरा कंडीशन दिया है किसी दूरस्थ का मतलब दूर, किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र वेवफ्रंट, आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित हाँ, ये 3 कंडीशन रखा है। सवाल सुनिएगा, ये आपका सवाल है, निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या होगी। मतलब कि प्रकाश का जो तरंगाग्र है उसका क्या कहते हैं, शेप क्या बनेगा। आपको हमने पढ़ाया है तरंगाग्र का जो शेप होता है, पॉइंट अगर क्या कहते हैं स्रोत है तो वहां पर तरंगाग्र का जो रूप बनेगा वो कैसा होगा, मतलब सामने से तरंग को देखने पर वो कैसा प्रतीत होगा, ये मतलब। तो कहा है कि कंडीशन क्या रखा, किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्रकाश स्रोत, ए वाला देखिएगा, अगर कोई प्रकाश स्रोत, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, ये प्रकाश स्रोत क्या है, कैसा है, विद्युत है। क्या यहाँ से ऐसे प्रकाश तरंगे निकलेंगी, नहीं, बताइए। अगर निकलेंगी तो इनका फ्रंट आप खींचेंगे, क्या कुछ ऐसे गोला आकार का बनेगा, क्या ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ से प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, तो इसके लिए तरंगाग्र कैसा होगा, गोलाकार। प्रकाश स्रोत आपको लिखना पड़ेगा, प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, मतलब पॉइंट है, इसलिए तरंगाग्र गोलाकार होगा।
गोलाकार। ठीक है। दूसरा इन्होंने कंडीशन रखा है कि उत्तल लेंस से निर्गत प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर स्रोत रखा है। एक ये उत्तल लेंस है, समझिएगा, ये क्या है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस के फोकस, मान लीजिए क्या है, फोकस है इसका, प्रथम फोकस F1, और इस पर क्या रखा है, स्रोत रखा है। आप जानते हो अगर स्रोत से प्रकाश निकलेगा तो कुछ ऐसे ही निकलेगा, क्या ऐसे, बताइए। आप जानते हो प्रथम फोकस पर रखे प्रकाश का जब उत्तल लेंस पड़ता है तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे कहाँ हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और फिर अगर समांतर ये किरणें जा रही है, हमने आपको बताया है कि समांतर जाने वाली किरणों का या आने वाली किरणों का जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा बनता है, समतल। कैसा बनता है, समतल बनता है। सामने से ढेर सारी किरणें जा रही है, सामने देखोगे तो ऐसे प्लेन आपको दिखेगा। तो यहाँ क्या होगा, प्रकाश किरण समांतर है, इसलिए तरंगाग्र क्या होगा, समतल। प्रकाश किरण समांतर है, इसलिए तरंगाग्र समतल होगा। ये तो हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। जो लास्ट कंडीशन है वो कहा है किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग, मतलब कि बहुत दूर से प्रकाश किरण आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तारा से। बात को समझिएगा, ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रहा है, किसी तारे से आ रहा है। जब आएगा तो अनंत से आएगा ना, और अनंत से आने वाली किरणों का जो वो किरणें होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर। और जब ये आती है प्रकाश तरंगे, ये आपका जब कहाँ पड़ते हैं, पृथ्वी के भाग में पड़ती है, तो ये क्या बनाएंगे, एक प्लेन फ्रंट बनाएंगे। कैसा फ्रंट बनाएंगे, प्लेन। कुछ इस हिसाब से, देखिए आप 2D ये स्ट्रक्चर है, आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आप टॉर्च ले लो, टॉर्च ले लो, अगर टॉर्च को इस बोर्ड पे अगर आप ऐसे मारते हो टॉर्च को, ठीक है, टॉर्च को अगर इस बोर्ड पे मारते हो तो वहां से प्रकाश जाएगा और कैसा फ्रंट बनाएगा, क्या ऐसे बनाएगा, और ये क्या है, समतल है कि नहीं। तो पृथ्वी पर जो प्रकाश आएगा तारे का वो क्या करेगा, यहाँ तो आपको क्या दिखेगा, गोला दिखेगा। लेकिन जब पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी थोड़ी छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है, और क्या उसका प्रकाश पूरे पृथ्वी पर फैलेगा। अगर उसके पूरे पृथ्वी की सतह पर प्रकाश फैलेगा तो क्या वो गोला दिखेगा, क्या नहीं, वो कैसा दिखेगा, प्लेन दिखेगा, समतल दिखेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे किसी दूरस्थ तारे से, ठीक है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग समतल होगा, समतल। और दोस्तों ये भी क्या था, एनसीईआरटी का ही सवाल, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी का सवाल आ सकता है, अगर आ जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए हमने कुछ सवाल लेके आए थे। ऐसा नहीं कि हाइजेंस तरल सिद्धांत आपका खत्म हो गया है, इस पे 3-4 टाइप के और भी आपको सवाल मिलेंगे, लेकिन वो वीडियो के अगले पार्ट में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।